गुड इवनिंग एवरीवन। सो बच्चों आज हम कर रहे हैं ईएम वेव का लेक्चर नंबर 02। सो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर नंबर 01 के मेन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को। सो लेक्चर नंबर 0.1 में ईएम वेव्स में हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट करंट। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? It is the current which comes into existence due to change of electric flux with time. Due to change of electric flux with time. बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने से प्रोड्यूस होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया और ये एक्सप्रेशन हमने डेराइव किया था डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। इसके बाद बच्चों हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भी समझा, जैसा कि हमने पढ़ा कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। सो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसके बाद बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी और समझी कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड, चार्जिंग कैपेसिटर से रिलेटेड। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया कि विद इन अ चार्जिंग कैपेसिटर, देखिए बच्चों ये कैपेसिटर एसी करंट के साथ चार्ज हो रहा है। सो इस चार्जिंग कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दो तरह के फील्ड्स प्रेजेंट होंगे। वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर which is also changing, and second उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से डिस्प्लेसमेंट करंट आया और बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट से प्रोड्यूस्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में दो तरह के फील्ड्स प्रेजेंट हैं अगर ये कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है तब। सो इन केस ऑफ ए चार्जिंग कैपेसिटर टू काइंड्स ऑफ फील्ड्स आर प्रेजेंट। बट अगर एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, देखिए ये कैपेसिटर है और ये अगर अभी फुली चार्ज हो चुका है बच्चों, तो इसकी प्लेट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। इसलिए देखिए ये एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, सो देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड is present between the plates of charged capacitor. Between the plates of charged capacitor only electric field is present. So last class में I think हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। Any doubt in this topic? Any doubt in last topic? Anyone having any doubt in last topic? Any doubt? Anyone having any doubt in last topic? चलिए तो अब हम आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है आज की क्लास में, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। सो बच्चों
व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ को रिवाइज करें, याद है किसी को एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन? सो बच्चों आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड अकॉर्डिंग टू दिस b vector dot dl vector sir line integral of b vector dot dl vector is equal to mu naught times the current. ठीक है, तो बच्चों ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ. अभी देखिए आप लेट वी कंसीडर ए चार्जिंग कैपेसिटर. तो मान लेते हैं बच्चों एक कैपेसिटर है हमारे पास और कैपेसिटर एसी सप्लाई के साथ सपोज चार्ज हो रहा है. सो लेट वी कंसीडर ए चार्जिंग कैपेसिटर. सो बच्चों कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं. एक प्लेट पॉजिटिव है और कैपेसिटर एसी सप्लाई के साथ चार्ज हो रहा है बच्चों. ये दूसरी प्लेट नेगेटिव है और कैपेसिटर एसी सप्लाई के साथ चार्ज हो रहा है. पॉजिटिव प्लेट और बच्चों यहाँ पर ये है नेगेटिव प्लेट. ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, ये आपको पता है. और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है प्लेट्स के बीच में बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है. सो अभी यहाँ पर दो तरह के करंट इस पूरे सर्किट में प्रेजेंट हैं. आपको पता होगा कि वो दो करंट कौन कौन से हैं. वन इज द कंडक्शन करंट एंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. सो कंडक्शन करंट बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होता है, चार्जेस के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होता है. और कंडक्शन करंट कैपेसिटर की प्लेट्स के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है. और दूसरा होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के कारण प्रोड्यूस होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है. अभी क्योंकि यहाँ दोनों तरफ करंट प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप लोग जानते हो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है. तो बच्चों उसके लिए मुझे एम्पीरियन लूप लेना होगा और सपोज मैं एक पोर्ट शेप लाइक एम्पीरियन लूप ले लेता हूँ. पोर्ट शेप लाइक ऐसे पोर्ट के जैसी दिखने वाली हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं बच्चों. और वो लूप ऐसी है कि उस लूप का कुछ पार्ट प्लेट्स के अंदर आ रहा है और कुछ पार्ट प्लेट से बाहर है. तो इस तरह की लूप लेने का पर्पस ये है कि हम प्लेट्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए और प्लेट्स के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए. ठीक है, तो बच्चों अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को इस सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे. तो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को इस सिचुएशन में मॉडिफाई करके इस तरह लिखना होगा. बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी. बच्चों हमें इस फॉर्म में इसको लिखना होगा. बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी. अब बच्चों मैंने यहाँ पे दो करंट को ऐड कर दिया है और इसी को कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इक्वेशन. दिस इक्वेशन is modified form of एम्पियर सर्किटल लॉ. बच्चों ये मॉडिफाइड फॉर्म क्यों बनी? क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्म था बच्चों उसके अंदर देखो यहाँ पे सिर्फ आई करंट था और इस मॉडिफाइड फॉर्म में हमने दो करंट लिए हैं. वहां जो करंट था वो सिर्फ कंडक्शन करंट था इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 में हम जो करंट ले रहे हैं वो कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट है. तो इसको कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म. हमने मॉडिफिकेशन कर दी, आईसी प्लस आईडी बना दिया. लेकिन हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि आईसी कब एग्जिस्ट करता है और आईसी आईडी कब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बच्चों दोनों करंट अलग अलग रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं. सो आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर, outside the plates of charging capacitor IC exists and ID is 0. सो बच्चों कैपेसिटर की प्लेट्स के बाहर देखिए पी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम.
पी पॉइंट पर हमारा कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट उस रीजन में एग्जिस्ट करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हूँ। अभी जो पी पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जिसके कारण वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इस कारण से हमारी जो फॉर्म बनेगी वो होगी म्यू नोड आई सी, लेट वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ में पी पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 यूज करनी होगी। अब हम बात करते हैं इनसाइड द प्लेट्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर, इनसाइड द प्लेट्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर, इनसाइड द प्लेट्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर। सो बच्चों चार्जिंग कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर हमारा जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है और उसके चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा प्लेट्स के बीच में, और उसके एग्जिस्ट करने का रीजन होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसके लिए हम लिख देंगे म्यू नॉट आई डी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बट ध्यान रहे in equation number 3 and 4, in equation number 3 and 4, IC and ID are equal in the magnitude, ये दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। सो बच्चों इसको कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सो व्हाट इज मॉडिफाइड फॉर्म? इन दैट मॉडिफाइड फॉर्म हम म्यू नोड आईसी प्लस आईडी लिखते हैं, और फिर हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं कि आईसी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कब कंसीडर करा जाएगा, और आईडी किस केस में हमें कंसीडर करना है। तो इस टॉपिक को कहा जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ एनी डाउट इन दिस टॉपिक? प्लीज टेल मी एनी डाउट इन दिस टॉपिक? Any doubt in modified form of ampere circuital law? तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ एंड व्हाट इज इट्स मॉडिफाइड फॉर्म, क्योंकि कुछ डाउट आ रहा है बच्चों को। तो देखो बच्चों, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को इस तरह लिखा जाता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस इज म्यू नोड आई सी प्लस आई डी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मॉडिफाइड फॉर्म क्या है। सबसे पहले आप समझ लीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन क्या है। सो बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस इक्वेशन में आई कंडक्शन करंट है, बट मॉडिफाइड फॉर्म में हम दोनों करंट कंसीडर करते हैं, आईसी प्लस आईडी। ठीक है, आईसी कंडक्शन करंट है, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट है। बच्चों इसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि आईसी किस रीजन में एग्जिस्ट करता है और आईडी किस रीजन में एग्जिस्ट करता है। सो आईसी एग्जिस्ट आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर, outside the plates of charging capacitor, and ID exists inside the plate of charging, inside the plates of charging capacitor। प्लीज ध्यान दें चार्जिंग कैपेसिटर होना चाहिए, ना कि चार्ज्ड कैपेसिटर, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। सो IC exists outside the plates of charging capacitor and ID exists inside the plates of charging कैपेसिटर। इस इक्वेशन को कहा जाता है बच्चों सिंपली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एनी डाउट इन दिस इक्वेशन? कुछ भी इसमें मतलब डिफरेंट नहीं है, ये जस्ट आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें सिर्फ आई करंट था, तो यहाँ पे हमने दो करंट कंसीडर कर लिए, आईसी प्लस आईडी, और हमने ये मेंशन कर दिया कि आईसी किस रीजन में एग्जिस्ट करता है और आईडी किस रीजन में एग्जिस्ट करता है। नाउ एनी अदर डाउट?
अब बताओ बच्चों, इस टॉपिक से किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM वेव्स। देखो बच्चों, वेव्स का थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स मीनिंग प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी in form of disturbance without actual motion of particles। तो बच्चों, वेव्स में एनर्जी प्रोपेगेट करती है डिस्टरबेंस की फॉर्म में, और एक्चुअली किसी पार्टिकल का मोशन नहीं होता है। सिर्फ पार्टिकल्स ओसिलेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, और एक्चुअल में एक पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल नहीं करता है, सिर्फ ऑसिलेट करता है अपनी पोजीशंस पर। सो बच्चों, वेव्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, जो आपने क्लास 11th तक पढ़ा, मैकेनिकल वेव्स। एंड वन टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे एक वेव और होती है, उसको मैटर वेव बोलते हैं, बट ब्रॉडली दो ही हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स बच्चों आपके क्लास 11th के सिलेबस में थी। वेव्स एंड ऑसिलेशंस आपकी एक यूनिट थी फिजिक्स में, वहां पढ़ के आए हैं इसे। मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपने पढ़ा, दिस वेव्स रिक्वायर्स मीडियम for propagation. These waves requires medium for their propagation. और मैकेनिकल वेव का बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, साउंड वेव्स। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। अगर मीडियम प्रेजेंट ना हो तो साउंड ट्रेवल नहीं होती है। सो मैकेनिकल वेव्स के लिए किसी ना किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत होती है। जैसे देखिए बच्चों, साउंड का यहाँ पर ये सोर्स है, और बच्चों ये एक लिसनर पॉइंट है। सो सोर्स से लिसनर तक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए बीच में किसी मीडियम की जरूरत होगी। अगर मीडियम की जगह वैक्यूम हो जाए तो साउंड सोर्स से लिसनर तक ट्रेवल नहीं कर सकती है। अभी दूसरी साइड है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह मैकेनिकल वेव से डिफरेंट हैं? सो दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर any material medium for their propagation मीनिंग ट्रेवल करना। सो मैकेनिकल वेव्स में एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में मीडियम की जरूरत होती है बीच में, लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चों, सन से लाइट रेज अर्थ तक पहुंचती हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में ये लाइट रेज वैक्यूम को क्रॉस करके आती हैं। वैक्यूम का मतलब तो आप सब बच्चे समझते ही हो, जहां पर किसी तरह का मीडियम प्रेजेंट नहीं होता उसे हम वैक्यूम कहते हैं। सो बच्चों, दो तरह की वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और ईएम वेव्स।
ठीक है, तो उनको जो इस यूनिट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन दे दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पढ़ने जा रहे हैं और इनकी जो सबसे खास बात है कि ये मीडियम इनके लिए रिक्वायर्ड बीच में नहीं है। तो बच्चों ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेल्फ सस्टेन्ड वेव होती हैं। ईएम वेव्स सेल्फ सस्टेन्ड का भी यही मतलब है कि ये अपने आप को खुद बनाए रखती हैं, सस्टेन्ड रहती हैं, इनको बीच के मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि ये ईएम वेव सेल्फ सस्टेन्ड क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। सो बच्चों, ईएम वेव्स के अंदर का मैकेनिज्म ऐसा है कि इनके अंदर एक ऑसिलेटिंग या आप यूं कह ले टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा बच्चों, इनके अंदर इसी तरह से एक ऑसिलेटिंग या आप कह लें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है। सो टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दो चीजें ईएम वेव्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये दो मेनली ईएम वेव्स बना रही हैं। यानी इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है लगातार कॉन्टिन्यूसली, और एक मैग्नेटिक फील्ड पार्ट भी है, वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। बट बच्चों, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाती है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो वही एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कारण से इन्हें किसी तरह से बाहरी मीडियम की जरूरत नहीं है अपने आप को सस्टेन रखने के लिए। इनके अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म से मैग्नेटिक में बदलती रहती है और मैग्नेटिक फॉर्म से बड़े ही आसानी से इलेक्ट्रिक फॉर्म में चली जाती है। तो उस एनर्जी को बाहर के किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं है कि वो एनर्जी पहले पार्टिकल में ट्रेवल हो, फिर पार्टिकल ऑसिलेट करें, फिर वो दूसरे में ट्रेवल हो। देखिए, साउंड के केस में ऐसा होता है कि साउंड जिस सोर्स से रिलीज हुई उस सोर्स से एनर्जी एयर के पार्टिकल को ट्रांसमिट हो जाती है, मिल जाती है। एयर के पार्टिकल्स थोड़ा उस एनर्जी को लेकर ऑसिलेट वाइब्रेट करते हैं और अपने सेकंड लेयर, साथ वाली लेयर्स को हिट कर देते हैं, यानी वो अपनी इस एनर्जी को सेकंड लेयर को ट्रांसफर कर देते हैं और खुद अपनी पोजीशन पर वापस चले जाते हैं। यही काम सेकंड लेयर करती है, वो ऑसिलेट होकर उस एनर्जी को तीसरी लेयर को ट्रांसफर कर देती है एयर की, और इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है जब तक वो एनर्जी हमारे ईयर्स पर ना पहुंच जाए, हमारे ईयर ड्रम्स को ना वाइब्रेट कर दें तब तक। इस कारण से आप ये समझिए कि सोर्स से लिसनर तक साउंड एनर्जी को पहुंचने के लिए बीच के एयर के मॉलिक्यूल्स या किसी और प्रकार के मीडियम की जरूरत रहेगी, तभी वो एनर्जी प्रोपेगेट हो सकेगी। लेकिन ईएम वेव्स के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है जिससे एनर्जी मैग्नेटिक पॉइंट फील्ड में चेंज हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड के शेयरिंग से, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से चेंज होने से वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज हो जाती है। सो बच्चों, एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से एनर्जी मैग्नेटिक क्यों हो गई और मैग्नेटिक के वेरी होने से एनर्जी इलेक्ट्रिक क्यों हो गई। तो बच्चों, इसका आंसर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हम इसका आंसर जानते हैं। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो सिंपल सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। उस डिस्प्लेसमेंट करंट का इफेक्ट होता है, करंट की वजह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इट मींस आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रही है। अभी दूसरा हमने फेराडेज लॉ भी किया। फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, दे गिव राइज टू पोटेंशियल, यानी कि दे गिव राइज टू इंड्यूस करंट। और करंट क्यों होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस,
इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, अभी अगर कहीं पर भी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझ सकते हो बच्चों कि मैग्नेटिक फ्लक्स के या फील्ड के वेरी करने से, ऑसिलेट करने से वो एनर्जी इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड के टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करने से वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक पार्ट में चेंज हो जाती है। सो दिस इज द केस विद ईएम वेव्स। ठीक है, तो इस कारण से ईएम वेव्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दे आर सेल्फ सस्टेन्ड and they consist of oscillating electric field and oscillating magnetic field। अब बच्चों EM वेव की एक और नेचर है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को स्पेशल आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि बच्चे उस प्रॉपर्टी को जरूर पढ़ें और समझें। वैसे तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, 8-10 प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं, लेकिन एक इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द EM वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स। तो अब बच्चों ये ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है? देखिए बच्चों, ट्रांसवर्स नेचर का मतलब यहां पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होता है, जिसको हम लिख सकते हैं ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा होता है प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होती है। ये तीनों बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मीनिंग जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। ये देखिए, ये तीन चीजों की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जिस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, और जिस एक्सिस या डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। बच्चों ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस नेचर का नाम है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स। इस ट्रांसवर्स नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम EM वेव का डायग्राम कुछ इस तरह से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। हम 3 एक्सिस लेते हैं। ये डायग्राम 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। ड्रॉ द ट्रांसवर्स नेचर, शो द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स और रिप्रेजेंट्स द EM वेव ग्राफिकली। सो बच्चों उसमें आपको 3 एक्सिस लेनी है, X, Y, Z, क्योंकि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चों, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस। अब इनमें से किसी भी एक एक्सिस को आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन शो कर दीजिए। मान लीजिए कि जो वेव है वो X डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, सो मैंने X एक्सिस को लिख दिया है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब किसी एक एक्सिस को पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन उसके अक्रॉस दिखा दीजिए। सो देखो, ऑसिलेशन को बच्चों साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑसिलेशन मतलब एम्पलीट्यूड का इंक्रीज डिक्रीज होना। इस तरह से हम साइन वेव से ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों ऐसे एक साइन वेव बना देनी है, और उसको बनाने के बाद उसके अंदर आपको एरोज लगाने हैं। साइन वेव्स के अंदर ऐसे ये एरो लगाने हैं, लेकिन एरो किसके पैरेलल लगाने हैं बच्चों? ये एरो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लगाने हैं। क्यों लगा रहे हैं? इन एरो से हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो हमने साइन वेव बनाई है वो उसके ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है जो क्वांटिटी आप एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास बच्चों हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, जो आप समझ सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन। ठीक है,
तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, यानी वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। अब बच्चों क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो सीधी सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। तो अब आपको ऑसिलेशन के लिए एक साइन वेव और बनानी है। देखिए ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। इस साइन वेव के अंदर बच्चों आपको एरोज लगाने हैं पैरेलल टू जेड एक्सिस। ऐसे देखिए ये ब्लैक कलर से ये एरो बनाए जा रहे हैं और वो एरो आप देख सकते हो जेड एक्सिस के पैरेलल बनाए जा रहे हैं। इसका पर्पस ये है ये शो करना कि ये जो ब्लू वाला आपने ऑसिलेशन शो किया है, वेव शो किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जेड एक्सिस पर हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है जिसका सिंबल बी है, और एक्स एक्सिस पर हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों यहाँ पर आपको पता है ई सिंबल का हम यूज करते हैं। इस डायग्राम को बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM waves, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM waves। बच्चों इस डायग्राम में एक और खास बात है जो आप नोटिस कर सकते हैं, वो ये है बच्चों, ये देखो ये जो टॉप पॉइंट होता है किसी भी साइन वेव का, ये टॉप पॉइंट बच्चों एम्पलीट्यूड होता है यानी मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू। सो ये ई नोड है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ बी नोड यानी मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों इस डायग्राम में एक खास बात और शो की गई है, वो ये है दैट द amplitude of electric field, amplitude of electric field, which means E naught, is greater than amplitude of magnetic field, which is B naught. सो बच्चों एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से ज्यादा शो किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है इसको हम आगे कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस के थ्रू प्रूव करेंगे। ओवरऑल ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन होगा शो द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, we understand that in the EM waves, electric field oscillation, magnetic field oscillation, and the direction of propagation, all three are mutually perpendicular to each other. So बच्चों एक बार हम फिर समझ लेते हैं what we mean by waves. Waves means the propagation of energy in the form of disturbance without the actual motion of particles. And what happens with EM waves? They do not require medium for their propagation. How EM waves are self-sustained? They have time varying or oscillating electric field which give rise to magnetic field, and oscillating magnetic field give rise to electric field. In this way energy jumps in two forms, from electric to magnetic form, then from magnetic back to electric form. Okay, then what is the property of the EM waves? So very most important property of EM wave is their transverse nature. What we mean by that transverse nature? It means the electric field oscillation, the magnetic field oscillation, and the direction of propagation. These three are always mutually perpendicular to each other. अब आप इलेक्ट्रिक को चाहे y पे शो कर लीजिए, z पे चाहे x पर, but all these three must always be kept perpendicular to each other. This is called transverse nature of EM waves. ठीक है, this proof is not in our syllabus. In books proof is also given, proof of the transverse nature is also given, but that proof is not in our syllabus. We have to only qualitatively understand transverse nature, which means we should know what actually we mean by transverse nature instead of just proving it. Okay. अब बच्चों यहां तक हमने ये EM वेव्स को समझा, तो एक पॉइंट इसमें हम और ऐड अप कर लेते हैं, वो है कि प्रैक्टिकली EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ द EM वेव्स, प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स। बच्चों
Hertz was the first scientist who successfully produced EM waves first time. और उन्होंने जिस थ्योरी के बेसिस पर EM waves को प्रोड्यूस किया वो बड़ा सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, वो है उन्होंने बताया that oscillating or accelerated motion of the charges radiates EM waves. रेडिएट्स EM वेव्स. तो उन्होंने बताया कि जब कोई चार्ज एक्सलरेट करता है या ओसिलेटिंग मोशन में होता है तो उस चार्ज में से EM वेव रेडिएट होती है. जैसे मान लो बच्चों कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन तो नेचुरली एक्सलरेटेड मोशन है, तो उस चार्ज के सर्कल में रिवॉल्व होने से उस चार्ज में से EM वेव्स रेडिएट आउट होने लगती हैं, EM वेव्स बनने लगती हैं. ठीक है, तो इस कारण से हम EM वेव्स को जब भी प्रोड्यूस करेंगे तो वो चार्ज के एक्सलरेटेड या ओसिलेटिंग मोशन से प्रोड्यूस करेंगे. प्लस इसमें एक बात और है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स प्रोड्यूस्ड. फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स प्रोड्यूस्ड कि EM वेव्स कितनी फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस्ड होगी, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन ऑफ चार्ज. तो वो इक्वल होगी जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज ओसिलेट हो रहा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव प्रोड्यूस्ड इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन ऑफ चार्ज. सो कितनी फ्रीक्वेंसी की EM वेव प्रोड्यूस होगी वो इक्वल होगा जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज ओसिलेट हो रहा है. इसी के बेस पर NCERT बुक में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. इफ ए चार्ज इज ओसिलेटिंग at 10 raised to power 9 hertz, find frequency of EM wave radiated. Find the frequency of EM wave radiated. So बच्चों यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी का EM wave radiate होगा ये हमें देखना है. So frequency of EM wave radiated is also 10 raised to power 9 hertz. 10 9 hertz से वो oscillate हुआ, 10 9 hertz से फ्रीक्वेंसी की EM wave radiate out होगी.